हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी स्टडी आई। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा स्कोरिंग करने वाला टॉपिक है। न्यूमेरिकल भी, और इसके साथ साथ इसका हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, वो भी कम से कम आपको इस 8-10 नंबर का काम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को आज एंड तक देखिए। इसके पिछली वाली वीडियो में, ये मेरी 7वीं वीडियो है, इसके पीछे मैंने 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड, और सभी वीडियो अलग अलग टॉपिक पर है। ठीक, छोटी छोटी जाए लेकिन सभी अलग अलग टॉपिक पे है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें स्फेरिकल मिरर में मैंने दो बताया था, एक अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर और दूसरा उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम लोग अवतल दर्पण द्वारा पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हम लोग 6 कंडीशन में पढ़ेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने इन 6 कंडीशन में स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये 6 कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, और इसमें मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये जो तीसरा वाला कंडीशन है और ये पांचवा, ये 5 नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। आपके पेपर की दृष्टि से न्यूमेरिकल भी से पूछा जाता है, और साथ साथ इसका रे डायग्राम भी खींचने के लिए पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि यदि वस्तु आकृता केंद्र पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो मेरा कैसा बनेगा, प्रकृति क्या होगी। तो आप, और एक चीज और, यदि आप मेरे पीछे की वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर उन्हें देख लीजिए, तभी आपको ये चीज समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये सब पीछे का ही इसमें यूज होगा। जैसे इसके पिछले वाले वीडियोज में, 6वीं वीडियो में हम पढ़े थे रे डायग्राम, किरण आरेख के बारे में। जब कोई किरण गोलीय दर्पण पर आपतित होगी तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी। 3 किरण के बारे में पढ़े थे हम लोग। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी किरण यदि फोकस की दिशा में आपतित हो रही है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी किरण यदि वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर आपतित हो रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह किरण पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है या निकल जाती है, चली जाती है। समझा रहा। तो उन्हीं तीनों किरणों की सहायता से आज हम लोग किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले ये अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, मान लीजिए ये मुख्य अक्ष हो गया। और मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सब ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, सब मैंने पीछे बता दिया। ठीक है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज जाकर वीडियो पीछे वाली देख लीजिए। ठीक, अब पोल, ये ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र वस्तु कहाँ पर लेनी है, अनंत पर। अनंत का मतलब इनफाइनाइट, जिसको हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, अनंत देखा नहीं है कोई। ठीक है, तो अनंत, ये मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे स्थित है अनंत पे। ठीक, डाटा इसलिए बना कि हम लोग इमेज कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अनंत से आने वाली किरणें जितनी भी होती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक, तो मैंने एक किरण मान लीजिए यहाँ से चली डॉट डॉट डॉट, ये मुख्य अक्ष के समांतर मैंने दर्पण पे आपतित कर दिया। ठीक, अब नियम क्या कर रहा है कि दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो ये किरण फोकस से होकर के निकल जाएगी। क्लियर। आप दूसरी किरण भी ले सकते हैं। ये मान लीजिए दूसरी किरण है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से होकर के निकल जाएगी। जितनी भी किरणें आएंगी अनंत से परस्पर समांतर होंगी, मुख्य अक्ष भी समांतर है। तो नियम क्या कर रहा है, फोकस से होकर जाएगी, तो सभी किरणें फोकस से होकर के गुजर जाएंगी। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, पहला चीज दर्पण के सामने बन रहा है। और मैंने प्रतिबिंब में पढ़ाया था 2 प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो इमेज क्या होता है ये भी बताया था कि दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें जहाँ पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है। यदि वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, और यदि मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक, वर्चुअल इमेज। तो दर्पण के लिए एक चीज और समझ लीजिए कि यदि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वास्तविक होगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी होगा। क्लियर। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा।
फोकस पर बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। देखना ना, बिंदु के आकार का बनेगा, ये फोकस पर बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। और क्या होगा, उल्टा होगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। लिख लेंगे ना, क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा होगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होगा। और कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। क्लियर है? यदि आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो इस वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने नोट्स लिंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। यदि प्लीज कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। अब आइए दूसरा कंडीशन जानते हैं, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ये अवतल दर्पण बना लिए, ये हो गया अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर। इंग्लिश भी जानते रहिए साथ साथ, बहुत आगे काम करेगा, क्योंकि आप इंटर में जाएंगे, इंटर के बाद बीएससी करने जाएंगे तो आपको ये टोटल इंग्लिश मिलेगा, है कि नहीं? इसलिए इंग्लिश भी जानते रहिए सबका। तो ये हो गया कोण, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच लेना है। तो ये मान लीजिए इधर अनंत है और मैंने वक्रता केंद्र, ये है वक्रता केंद्र, तो इधर मैंने वस्तु को ले लिया। ठीक, अब पहला नियम क्या कहता है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकल जाएगी। तो मैंने एक किरण ले लिया मुख्य अक्ष के समांतर, और ये परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर के निकल जाएगी। ठीक है, ये फोकस। और दूसरी किरण मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो मैं फोकस से पास करा सकता हूँ या फिर वक्रता केंद्र की दिशा में पास करा सकता हूँ किरण को। तो आसान क्या होगा कि वक्रता केंद्र की दिशा में पास कराएंगे तो किरण पुनः परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाएगी, है कि नहीं? तो हम इसी से पास करा देते हैं। आप यहाँ से भी खींच सकते हैं, कैसे? ये जाएगी फोकस से किरण और ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आसान रहेगा कि वक्रता केंद्र से पास कर दे। और एक चीज यहाँ पे ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताया था r बराबर 2f, उसका मैंने प्रूफ भी आपको बताया है। यदि नहीं देखें तो प्लीज जाकर वीडियो में देखिए, तीसरी वीडियो में तीसरी या चौथी वीडियो में आपको मिल जाएगा r बराबर 2f का प्रूफ। तो यहाँ पे मैंने जब r बराबर 2f बताया था तो आप ये बताया था कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। तो ये दूरी और ये दूरी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। आप जब भी रे डायग्राम किरण आरेख में प्रतिबिंब बनाइएगा वस्तु का तो ये दूरी का ध्यान रखिएगा। ठीक, स्केल से नाप कर बनाइएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। ये दूरी देखिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा कम लग रही है, ज्यादा लग रहा है ना, तो मैंने वक्रता केंद्र यहाँ पर न लेकर के थोड़ा सा ये इधर कर दीजिए। ठीक, अब बराबर हम क्या मतलब मेजर नहीं कर रहे, नाप नहीं रहे, आप जब बनाएंगे तो नाप कर बनाएंगे। तो ये वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र की दिशा में गई, अब ये पुनः ये यहाँ से आपतित हुई और ये परावर्तित हो गई, उसी दिशा में निकल गई। ठीक, अब दोनों किरणें कहाँ पे मिल रही है, मिल रही है ना, यहीं पे मिल रही है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा। मान लीजिए वस्तु है ए बी, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डैश। ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बन रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगी, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगी, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, सामने बन रहा है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा। छोटा यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, देख रहे हैं, छोटा बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो क्या लिखेंगे आप, छोटा लिखिए, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। क्लियर है? और बनेगा कहाँ पे, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। हम डायरेक्ट लिखते हैं सी व एफ के बीच, सी का मतलब वक्रता केंद्र, एफ का मतलब फोकस के बीच बनेगा। ठीक, ये हो गया दूसरा कंडीशन। अब आइए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन तीसरा, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए एक बार बनाएंगे तो नहीं बनेगा, आप इसको कई बार बनाकर तो प्रैक्टिस कीजिए, तब ये आपको बनेगा। तो जब पहली बार बन जाए तो मुश्किल है, प्रैक्टिस आप करेंगे 2 बार 3 बार तो आसानी से बन जाएगा। ठीक, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए, आप वीडियो देखते रहिए और बनाते भी रहिए, कॉपी पेन लेकर के बनाते भी रहिए, कैसे कैसे हम बना रहे हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष लीजिए, ये कोण ध्रुव हो गया,
ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, अब देखिए वस्तु को कहां पर रखना है, वक्रता केंद्र पर। तो मैंने एक वस्तु ले लिया ये वक्रता केंद्र पर। अब ध्यान समझिएगा, तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर मैं आपतित कर दे रहा हूं। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से पड़ जाएगी, फोकस से पड़ जाएगी। ये किरण फोकस से होकर के निकल गई। क्लियर। अब दूसरी किरण कहां से पड़ जाएगी, देखिए वक्रता केंद्र पर, तो इसे तो हम पास नहीं कराएंगे, फोकस की दिशा में आपतित कराते हैं। ये किरण फोकस की दिशा में मान लीजिए आपतित हो गई। ठीक, अब ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से पड़ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, तो ये वस्तु का इमेज जो है यहीं पर बनेगा। एक ही ध्यान रखिएगा, मैं इधर नाप कर नहीं बनाया इसलिए थोड़ा मेरा इधर उधर गलत हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप नाप कर बनाइएगा, मैं बता रहा हूं क्यों। ये वक्रता केंद्र हो गया, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, जहां पर वस्तु स्थित है वहीं पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। समझ रहा है। तो क्या बोलेंगे इस कंडीशन में कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां पर बनेगा, सी पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगा। और क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। और छोटा भी बड़ा होगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। यानी जितनी लंबी वस्तु होगी उतना ही लंबा प्रतिबिंब होगा बराबर। इसलिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में वस्तु जितनी लंबी होती है प्रतिबिंब उतना ही लंबा होता है। तो आपको समझना होता है, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है। वस्तु की लंबाई दे दिया तो प्रतिबिंब की लंबाई को अपने आप मालूम हो जानी चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में बराबर बनेगी। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। क्लियर है ना। वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित है तो यदि वस्तु की लंबाई दे दिया तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए। कंडीशन मालूम होगा तभी ना बताएंगे, इसलिए कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, बनाकर समझ लीजिएगा। और आप जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो जल्दी यहाँ पर बनेगा नहीं। ठीक है ना, तो इसका भी ध्यान देना है। ये दूरी जब बराबर बराबर आप करेंगे तभी ये हो सकता है। एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप इस दूरी को मान लीजिए 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन में वस्तु की लंबाई का 1.5 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, यानी इस डिस्टेंस का लगभग एक नियर अबाउट आधा लेंगे तो आपका ये सही से इमेज बन जाएगा। क्लियर है ना। तो चलिए ये हो गया तीसरा कंडीशन। अब आइए हम लोग देखते हैं चौथा कंडीशन क्या है। चौथा कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। ये आप अवतल दर्पण बना लीजिए। और ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया पोल ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। लगभग सही है। ठीक, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया फोकस, इसके बीच वस्तु ले लीजिए। मान लीजिए वस्तु है ए बी। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दीजिए। ये किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से ऊपर जाएगी। ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, क्या डिस्टेंस नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका, ये फोकस से होकर के निकल जाएगी। दूसरी किरण हम लोग फोकस की दिशा में आपतित करेंगे। ये किरण मान लीजिए फोकस की दिशा में आपतित होगी। अब ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से बढ़ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक, अब ये दोनों किरण एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही है। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहीं पर बनेगा। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक, मानिए ये डैश बी डैश। अब ध्यान समझिए, इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक होगा। और क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। और स्थिति क्या है उसकी, कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। समझ रहा है। तो ये दूसरा कंडीशन है और ये चौथा कंडीशन, दोनों को ध्यान समझिएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि यहाँ पर वस्तु स्थित रहेगी तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, और यदि वस्तु यहाँ पर स्थित रहेगी तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो एक आप समझेंगे, दूसरा मतलब समझ करके याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। क्लियर है, वस्तु से बड़ा। और स्थिति क्या होगी उसकी, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र मतलब सी के बीच बनेगा। ठीक है ना।
ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में। आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं या एक लाइन बना सकते हैं। क्या लाइन बनाएंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के फोकस के बीच स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा जो वास्तविक उल्टा वो वस्तु से बड़ा होगा तथा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। समझा? ऐसे आप लिख सकते हैं। यदि आपके पास पेपर में मान लीजिए बोर्ड पेपर दे रहे हैं, टाइम है तो पूरा लिखिए, और टाइम नहीं है तो आप शॉर्टकट में से लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अगला कंडीशन हम लोग देते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो आइए देखते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष फोकस, सॉरी हाँ ये फोकस हो गया, ये सेंटर वक्रता केंद्र हो गया। अब वस्तु फोकस पर लेनी है तो मानिए यहाँ पे एक वस्तु ले लिया, ठीक। अब फिर वही दोनों नियम अपनाएंगे। ये किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से बढ़ जाएगी फोकस, ये फोकस से होकर के ऐसे निकल गई, ठीक। अब ये दूसरी किरण देखिए, अभी वस्तु फोकस पर होगी तो अब फोकस से तो पास हम लोग करा नहीं सकते किरण को, कहां से कराएंगे। तीसरा कंडीशन, तीसरी वाली किरण जो मुख्य वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण परावर्तित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो हम लोग एक किरण इससे भेजेंगे वक्रता केंद्र की दिशा में। ये मान लीजिए किरण जा रही है वक्रता केंद्र की दिशा में। अब ये दर्पण परावर्तित होगी, ये दर्पण परावर्तित हुई, ठीक। अब ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगी, पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी, ठीक। अब इस किरण को थोड़ा आगे बढ़ाइए, देखिए क्या होता है। आगे जब बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें मिलेंगी एक दूसरे को, कहीं पर नहीं मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों किरणें परस्पर समांतर हो जाएंगी, ठीक। यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल बराबर रहेगी, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो हम लोग पिछली क्लास में थ्योरम पढ़े होंगे कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, वो एक दूसरे को अनंत पर कट करती है। तो ये भी किरणें कहां पर कट मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। समझ रहा है? तो क्या बोलेंगे हम लोग कि जब वस्तु फोकस पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसा होगा प्रकृति, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा। कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कितना बड़ा होगा, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो क्या लिखेंगे, लिखने वाला काम कर लेंगे। बोलते हैं एक बार फिर से कि टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। जब वस्तु फोकस पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जो वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक। बस इतना ही। आइए अगला कंडीशन देखते हैं, छठवां। खूब बना करके प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 4 बार बनाइए, एकदम से नाप स्केल से। छठवां कंडीशन है जब वस्तु फोकस हो ध्रुव के बीच स्थित हो। तो ये मैंने ले लिया अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये पोल ध्रुव, और ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, ठीक है। डिस्टेंस थोड़ा इधर उधर लग रहा है, या मान लीजिए थोड़ा इधर कर दीजिए, बराबर होगा, ठीक है। नाप का बनाएंगे तो आप सही बनेगा। तो ये वस्तु का आप लेना है फोकस और ध्रुव के बीच। तो मैंने वस्तु को ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक। अब एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर हम आपतित करते रहे दर्पण पर, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से होकर के निकल जाएगी। तो मान लीजिए किरण फोकस से होकर निकल गई। अब दूसरी किरण कहां से लेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र की दिशा में, क्योंकि फोकस हो ही गया तो वक्रता केंद्र की दिशा में एक किरण आपतित करा दीजिए। तो ये किरण मान लीजिए इस वस्तु से वक्रता केंद्र की दिशा में हम आपतित करा दे रहे हैं दर्पण पर। ये किरण गई, आपतित हो गई, पुनः क्या हो जाएगी, उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। तो इन किरणों को जैसे मान जब इधर आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा इस कंडीशन में, देखिए ये किरण ऊपर जाएगी और ये किरण नीचे आएगी। यानी कि ये दोनों किरणें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो फैल जाएंगी, यानी कि कभी भी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, कट नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनेगा ही, ठीक है। आप सही से बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। अब यदि इन दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं, देखिए क्या होगा, पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं एक दूसरे को मिलेंगी, कट करेंगी, ठीक है ना। आप सही से बनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए दोनों किरणें यहीं पे मिल रही हैं, ये दोनों किरणें यहीं पे मिल रही हैं। अब देखिए ये दोनों किरणें
अब फिर वही प्रतिबिंब वाली बात आ गई, वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ध्वनि किरण में क्या हो रही है, लग रहा है कि यहीं पे मिल रही है, वास्तव में मिल नहीं रही, लग रहा है कि यहीं पे मिलेगी। तो इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी बनेगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जो क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंडीशन वाले अवतल दर्पण का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। समझ रहा है क्यों करते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, गोलीय दर्पणों का उपयोग, तो उसमें हम क्लियर इसके बारे में डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का टॉपिक, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो उसमें हम लोग पहला पढ़िए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इन 6 कंडीशन को एक बार नहीं 10 बार बना करके प्रैक्टिस कीजिए, यदि आपको बोर्ड में स्कोरिंग करना है इस चैप्टर से, तो क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका इसी चैप्टर से होगा। क्लियर है? तो इन 6 कंडीशन को देख लीजिए, और यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है खींचने में, इसका रे डायग्राम आपको खींचने में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं उसका और आसान तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियोज को देख सकें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए। थैंक यू ऑल द बेस्ट।